बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पटना के राजभवन में नहीं होकर पटना के गांधी मैदान में होगा और जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को तिथि मुकर्रर की गई है जब पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है और जिसके लिए उन्हें निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। हालांकि एक और घटनाक्रम में अभी आज जो है बीजेपी जो विधायक दल की बैठक थी वो अब कल होगी, यानी कि मंगलवार को सुबह 10 बजे बुलाई गई है और जिसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा राज्यपाल को पेश कर सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन आज जो घटनाक्रम घटी है उसके बाद आज बीजेपी विधायक तमाम पटना पहुंचने लगे हैं और उनसे जो आला कमान है वो मंत्रणा भी लगातार कर रहे हैं। कैमरा मेडिसिन आपके साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। बिहार में सरकार के गठन को लेकर अब गहमागहमी तेज हो गई है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता यानी कि चुनाव प्रभारी और संगठन महासचिव प्रभारी विनोद तावड़े लगातार अपने सहयोगियों से मिल रहे हैं। कल दिल्ली में तमाम सहयोगियों से उनकी मुलाकात हुई। आज वो पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। 19 तारीख को 10 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 20 तारीख को 12 बजे दिन में शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार के कैबिनेट का होगा, जिसमें जेडीयू की तरफ से 14+1 यानी 14 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार खुद शपथ लेंगे। बीजेपी के कोटे में 16 मंत्री परिषद मिलेगा, मंत्रिमंडल मिलेगा, यानी 16 विधायक उसके मंत्री बनेंगे। डिप्टी सीएम को नाम को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। दिल्ली से पर्यवेक्षक भी भेजे जाएंगे भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए और 20 तारीख को संभवतः सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाएगा। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। एनडीए के सहयोगी दलों ने कहना शुरू कर दिया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जब नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सियासी गलियारों में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण पर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के ही फिर से मुख्यमंत्री बनने के पूरे आसार हैं। चुनाव नतीजों के बाद जेडीयू के वरीय नेताओं की ओर से स्पष्ट कहा गया कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश ही फिर से शपथ लेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने भी नीतीश के ही फिर से मुख्यमंत्री बनने के संकेत दिए। वहीं रविवार को पटना में सीएम से मिलने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हालांकि भाजपा की ओर से नीतीश के नाम पर खुलकर नहीं कहा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा है और कहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद सब साफ हो जाएगा। इससे सीएम पद पर थोड़ा संशय बना हुआ है। नमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार में एनडीए ने अपनी नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। नीतीश सरकार की आखिरी आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई और उसके बाद उस प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और वो प्रस्ताव जो विधानसभा भंग करने की थी उसको राज्यपाल को सौंप दिया। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव 19 नवंबर से प्रभावित होगा। निश्चित तौर पर उसके पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि जब राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार गए थे उस समय अंदाजा ये लगाया जा रहा था, खबर ये आ रही थी कि आज नीतीश कुमार अपना इस्तीफा भी राज्यपाल को सौंपेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार बिल्कुल सेफ गेम खेलना चाहते हैं। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में की।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हाल ही में जो आतंकी घटनाएं घटी, इसमें फरीदाबाद से लेकर के जम्मू कश्मीर तक कनेक्शन पाया गया है, उस पर भी इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है और गृह मंत्री ने आगे के लिए कुछ निर्देश भी दिए हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला एक बार फिर तूल पकड़ सकता है। देश के मुख्य सचिव BR गवई ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। एक IAS और एक खेतिहर मजदूर के बेटे में काफी अंतर होता है, दोनों को समान अवसर नहीं मिलते हैं। जिस तरह से OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर है, उसी तरह से अनुसूचित जातियों के आरक्षण में यानी SC आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। BR गवई अमरावती में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जब उन्होंने इस तरह की बात रखी थी, अपना मत रखा था, तो काफी विरोध हुआ था। अब उनके इस बयान से नए सिरे से बहस छिड़ सकती है, क्योंकि SC आरक्षण में क्रीमी लेयर का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिससे सभी राजनीतिक पार्टियां छूने से इस मुद्दे को बचती हैं। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर ये कहा है कि जिस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था, उस वक्त मेरे लिए परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने कहा कि मोहन यादव का नाम जो है जब अनाउंसमेंट हुआ था, तब उनके माथे पर किसी भी तरह का बल नहीं पड़ा। हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन यही एक परीक्षा की घड़ी थी जिस वक्त किसी तरह का कोई भी माथे पर बल नहीं पड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान जो है भोपाल में किरार महासभा के एक सम्मेलन में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कहा कि जब 2023 में मेजॉरिटी के साथ अच्छा खासा बम्पर जीत हुई थी, उस वक्त सबको ये लगा था कि स्वाभाविक है कि अब इस तरह की संभावना जताई जा रही थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री का जो नाम है वो स्वाभाविक होगा। उनकी बात का लहजा यही था। लेकिन जब इस वक्त परीक्षा की घड़ी तब आई जब उन्होंने कहा कि अचानक मोहन यादव जी का नाम सामने आया, लेकिन उनके माथे पर जरा भी बल नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही परीक्षा की घड़ी होती है जब संयम रखना पड़ता है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में CNG सप्लाई बाधित हुई है, जिसके चलते लोगों को CNG की किल्लत महसूस हो रही है। कई सारी गाड़ियां जो CNG पर संचालित होती है काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, इसमें से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। ये जो खराबी है CNG सप्लाई में जो बाधा आई है, रविवार दोपहर से ही आई हुई है। दरअसल जो महानगर गैस लिमिटेड जो मुंबई और आसपास के पंपों पर गैस सप्लाई का काम करती है CNG और PNG का, उनका कहना है कि RCF परिसर में गेल के जो कंपनी है उनकी परिसर में मुख्य पाइपलाइन को तीसरे पक्ष द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, क्षति पहुंची है, जिसकी वजह से वडाला स्थित जो गैस स्टेशन है वहां पर CNG सप्लाई में बाधा आई हुई है और उस पर काम किया जा रहा है। पूरी की पूरी जो व्यवस्था है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और जो प्राइवेट जो व्हीकल जो लेकर निकलते हैं जो CNG पर संचालित होते हैं वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अंचल सिंह के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज़ 24, मुंबई। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट आवंटन को लेकर नया विवाद गर्मा गया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि आखिरकार क्यों एक समुदाय विशेष को 50 में से 42 सीटें दी गई। आपको बता दें कि MBBS की 50 सीटों में से समुदाय विशेष के 42 युवाओं को MBBS की सीट आवंटित हुई है और 8 सीटें जो है वो हिंदुओं को मिली है। इसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल, युवा राजपूत सभा, वुमेन कल्की द्वारा आज श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर जल्द इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो उनका प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मामला तूल पकड़ रहा है, वैसे वैसे जम्मू संभाग में प्रदर्शन भी तेज हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि माता वैष्णो देवी में जो श्रद्धालु आते हैं वो हिंदू आते हैं और उन्हीं के चंदे से ये यूनिवर्सिटी बनी है और इसमें हिंदुओं
आपके बच्चों का ही सबसे पहला हक है। लेकिन जो 50 सीटें थी उनमें से 42 सीटें समुदाय विशेष को दी गई, महज 8 सीटें हिंदुओं को दी गई। इसके पीछे एक साजिश की बू आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। दिल्ली रेड फोर्ट बम धमाके मामले में एनआईए ने एक अहम गिरफ्तारी कर ली है। एनआईए द्वारा दक्षिण कश्मीर के पापोर संबूरा इलाके के आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आमिर के बारे में एनआईए का कहना है कि उसी ने डॉक्टर उमर को वो सफेद रंग की i20 गाड़ी दिलाने में मदद की थी, जिसके चलते डॉक्टर उमर ने सुसाइड बम ब्लास्ट दिल्ली रेड फोर्ट के पास उस गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए किया। और आमिर के घर पर यहाँ संबूरा इलाके में उसकी भाभी और उसकी मां का कहना है कि इन दोनों को उसी रात 10 और 11 की रात जब दिल्ली में रेड फोर्ट पर बम धमाका हुआ उसके कुछ घंटे बाद घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर की भाभी जो है उसके पति का नाम भी उमर है और वो दोनों गिरफ्तार किए जाने के बाद परिवार का कहना है कि उनकी मुलाकात एक दिन बाद पापोर थाने में उमर से हुई, लेकिन आमिर के बारे में उन्हें कोई जानकारी तब से नहीं है। दोनों जो है अभी रिहा नहीं हुए हैं और अब आमिर के जो एनआईए की गिरफ्त में है उसकी पूछताछ लगातार हो रही है। आमिर ने डॉक्टर उमर को और किस तरह की मदद की है, जिस प्रकार से एनआईए ने खुलासा किया है कि वो इस साजिश में शामिल था, इसको लेकर उससे पूछताछ किए जाने के साथ साथ और क्या इस टेरर मॉड्यूल के राज जुड़े हैं वो सारे खंगालने की लगातार कोशिशें की जा रही है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के संपर्कों की तलाश में यूपी एटीएस अभी भी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। इस दौरान शाहीन के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जांच में पता चला है कि 1996 से अब तक उसके 3 पासपोर्ट बने और हर पासपोर्ट पर अलग पता दर्ज था। अपने तीसरे पासपोर्ट से उसने थाईलैंड यात्रा की और सऊदी अरब के साथ दुबई में नौकरी की, जहां उसके जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आने का शक है। पहला पासपोर्ट खत्म होने पर साल 2006 में उसने दूसरा पासपोर्ट बनवाया था और इस बार अपना पुराना पता कैसरबाग खंदारी बाजार से बदलकर GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर का दे दिया। मेडिकल की पढ़ाई और ट्रेनिंग के दौरान ये पता उसके दस्तावेजों में भी इस्तेमाल होता रहा। इसके बाद दूसरा पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले ही शाहीन ने तीसरा पासपोर्ट बनवा लिया। तीसरे पासपोर्ट पर फिर पता बदल दिया गया और इस बार उसने अपने भाई परवेज के लखनऊ स्थित घर का पता दर्ज करवाया। कल यूपी एटीएस ने लखनऊ के पारा इलाके में अलग अलग जगहों पर दबिश दी। खबर है कि इस दौरान शाहीन के संपर्क में लगातार बने रहने वाले 2 सगे भाई बहनों को हिरासत में लिया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इस हाई अलर्ट के बीच हम इस समय मौजूद हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। तस्वीरों में आप देखिए कि जो जीआरपीएफ के जवान है, ऑफिसर हैं, वो हर एक यात्री की गहनता से जांच कर रहे हैं। एक मासिव यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशनों से लॉन्च किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि हर एक व्यक्ति जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचा है, हर एक यात्री जो है उसके आप देखिए किस कदर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। मकसद यही है कि पूरी तरह से जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाए। बेहद ज्यादा संख्या में इन जीआरपीएफ जवानों के ऑफिसर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। हर एक प्लेटफॉर्म पर जो है इसी तरह से तमाम यात्रियों की जो है वो जांच यहाँ पर की जा रही है। और आपको बता दें कि न केवल यहाँ पर प्लेटफॉर्म में यात्रियों की बल्कि ट्रेन के अंदर भी जो है गहनता से जो ट्रेन है उसकी भी यहाँ पर जांच सर्च जो है की जा रही है। रूम के अंदर भी जो है बारीकी से यहाँ पर जो सर्च है वो यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि इन जवानों का यही मकसद है कि जितने भी यात्री जो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आए उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। जवान मौजूद है, ऑफिसर मौजूद है, प्रत्येक यात्री की यहाँ पर जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि इस समय जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। रेड फोर्ट धमाके के लिए जिम्मेदार व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे इस मॉड्यूल में शामिल और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है वैसे वैसे इसके और राज खुलते जा रहे हैं। और इसी के चलते जो 2 लोग दक्षिणी कश्मीर के काजीगुंड इलाके से पकड़े गए थे, ये दोनों डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजफ्फर जो 2 भाई है उनके पड़ोसी है। वहां से पुलिस ने एक दानिश जो पॉलिटिकल साइंस
ग्रेजुएट है और उसके चाचा नजीर अहमद वानी जो एक प्रोफेसर है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था कुछ दिन पहले। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि दानिश को डॉक्टर उमर द्वारा लगातार परसुएड किया जा रहा था इस आतंकी हमले में शामिल होने के लिए। माना जा रहा है कि ये लोग मल्टीपल अटैक्स की तैयारी कर रहे थे और उसी के चलते यह फिलहाल इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए, इसका पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए और भी लोगों से पूछताछ जारी है और कई लोगों को डिटेन किया जा रहा है ताकि ये पूरा जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल विभिन्न राज्यों में फैला हुआ था, इसे पूरी तरह से बेनकाब और ध्वस्त कर दिया जाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब श्रीनगर, रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दोनों पर आतंकियों से साठगांठ का आरोप है। ये आतंकियों के मददगार रहे हैं और कठुआ पुलिस की एसएसपी मोहिता शर्मा ने इन दोनों पर बड़ी कार्रवाई की है, दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।